नमस्कार मित्रों, यूजीसी नेट श्रृंखला में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, मैं हूं सुनीता भास्कर और यूजीसी नेट श्रृंखला में विशेषज्ञों से बातचीत का ये सिलसिला हमने जारी रखा है। जल्दी ही यूजीसी नेट की एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में एंड डॉक्टर गरिमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सभी सुनने वाले लर्नर्स को, जितने एस्पायरेंट्स हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। गरिमा जी, यूजीसी नेट श्रृंखला में आज आप सोशल वर्क के बारे में हमारे लिसनर्स को बताएंगी। मैं चाहती हूँ कि आप शुरुआत करें कि कितनी यूनिट होती हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और किस यूनिट से को ज्यादा पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करें, इस पर बताएं। मैडम, जहाँ तक यूनिट्स की बात आती है तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ये 5 यूनिट है या 10 यूनिट है या 9 यूनिट है, हमको इन्हीं में से कवर करना है। जैसा कि सोशल वर्क एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और इसके अंदर अपने 3-4 स्पेशलाइजेशंस भी है और हर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे मेडिकल एंड साइकेट्रिक है, आपका लेबर वेलफेयर है और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करके स्पेशलाइजेशन सोशल वर्क के फील्ड में मास्टर्स डिग्री में दिए जाते हैं। तो और ओवरऑल चूंकि नेट का एग्जाम तो पूरे इंडिया से लोग देते हैं, तो मेरा यही कहना है कि इसको यूनिट वाइज ना समझते हुए एक एक टॉपिक को, और चूंकि बदलते समय के साथ इस यूजीसी नेट का परिप्रेक्ष्य भी बदलता गया है। जैसे पहले यूजीसी नेट कराने की जिम्मेदारी कहीं और से होती थी, अब इसको एनटीए करा रही है और हर एक तरीका बदल गया है। तो बदलते समय के साथ हम भी अपडेट होकर के उसी हिसाब से तैयारी करें और जितने भी यूनिट्स हैं इसको 1, 2, 3 काउंटिंग में न रख के जितने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में आते हैं हम उन सबको काउंट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये हमारे को अपना एम अचीव करने में काफी लाभदायक होगा। जी जी, तो अगर शुरुआत करें तो क्या क्या सिलेबस के दायरे में आता है? सोशल वर्क यानी समाज कार्य के सिलेबस की हम बात करें तो इसमें सोशल वर्क प्रोफेशन यानी कि समाज कार्य एक पेशे के रूप में कब उभरा, कैसे शुरू हुआ, इसके इवोल्यूशन से लेकर के और लास्ट आपका बहुत सी चीजों को कवर करता हुआ, जैसे सोसाइटी क्या है, क्योंकि सोसाइटी है तो सोशल वर्क है, और सोसाइटी से होते हुए ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी को लेते हुए, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेते हुए, फिर जो केस वर्क के सोशल वर्क के डिफरेंट मेथड्स हैं। 6 मेथड्स बताए गए हैं: सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन, सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इन सभी 6 तरीके से समाज कार्य को करने का तरीका बताया गया है और इन्हीं सब ये अपने आप में एक बहुत मतलब स्किल्ड एक विधा है जो समाज कार्य करने का तरीका है। इन्हीं 6 विधाओं का इस्तेमाल करते हुए हम समाज कार्य को अंजाम देते हैं और उसे उसके सकारात्मक रिजल्ट तक पहुंचने में मदद करते हैं। हम यूनिट्स की बात कर रहे थे तो इसमें आगे बढ़ते हुए रिसर्च और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन तक चीजें आती हैं और लास्ट में कुछ मिसलेनियस के रूप में जैसे कि मेंटल हेल्थ या जेंडर स्टडीज, ओल्ड एज और आपके ह्यूमन रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन सब चीजों को भी कवर किया गया है। साथ ही साथ अभी नए समय में पिछले कुछ दशकों में देखा है मैंने कि डिफेंस और एनवायरनमेंट और डिजास्टर स्टडीज को भी शामिल किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले साल भर से डिजास्टर सिचुएशन कुछ जल्दी ही आई और ऐसे आई कि जैसे सब कुछ जैसे खोसा गया। तो इस विषय में भी सामाजिक कार्यकर्ता का एक विशेष योगदान रहा है और उसका भी प्रयोग कैसे एकेडमिक्स में किया जाए और एकेडमिक्स लोग कैसे समाज में उनकी हेल्प कर सके, इन सब चीजों को कवर करते हुए सोशल वर्क के यूनिट्स बनाए गए हैं और नेट में भी इसको रखा गया है। जी तो बहुत सारी बातें आपने बताई कि सोशल वर्क का दायरा इतना बड़ा है। इसमें ओल्ड एज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, साइकोलॉजी भी पढ़नी है क्योंकि हमने समाज के मनोविज्ञान को भी समझना है। तो साइकोलॉजी का पोर्शन क्या बहुत ज्यादा है या बस थोड़ा सा है? मैम, साइकोलॉजी जैसा बताया गया कि समाज कार्य से रिलेटेड, समाज कार्य एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होने के कारण इसमें साइकोलॉजी का भी जानना बहुत जरूरी है। हम जैसे मैंने बताया कि समाज कार्य की 6 विधाओं में पहली विधा सोशल केस वर्क है, सामाजिक वैयक्तिक कार्य।
इसके तहत हम केस स्टडी करते हैं, केस वर्क करते हैं, और केस यानी ह्यूमन बीइंग एक इंसान दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करेगा। अगर मैं सोशल वर्कर हूं और आप किसी समस्या से ग्रसित होते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं आपसे बात करूंगी तो कैसे करूंगी? जब तक मैं आपको समझ ना पाऊं, आपकी मनोदशा क्या है मैं समझूं नहीं, और मैं आपसे सवाल जवाब करना शुरू कर दूं, तो शायद आप भी थोड़ा सा टेंस महसूस करेंगे, है ना? बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है एक सामाजिक कार्यकर्ता को कि जिस भी क्लाइंट को वो डील कर रहा है उसकी समस्या को समझे। अगर वो अभी आपसे बात करने की स्थिति में है या नहीं है, उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, किस तरीके के व्यक्तित्व वाले के साथ आप बात करने जा रहे हो, क्या आपको एक बार में उसकी एक्सेप्टेंस मिलती है, क्या वो आपसे बात करने के लिए राजी है? ह्यूमन बिहेवियर समझना बहुत जरूरी हो जाता है समाज कार्य में आने के बाद। और पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने हमें बताया है, पिछले कुछ विद्वानों ने बहुत सारी बुक्स ऐसे लिखी हैं और बताया है। ऑलपोर्ट हुए हैं, लुंडबर्ग हुए हैं, आपके और भी कहेंगे आपके बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया। ऑलपोर्ट हुए हैं, सबसे पहले बताया उन्होंने, यंग हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि पर्सनालिटी समझना क्यों जरूरी है। व्यक्तित्व को समझेंगे तभी तो हम व्यक्ति की मदद कर सकेंगे, और इसीलिए समाज कार्य में साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और साइकोलॉजी के बेसिक चीजों को जानते हुए, हम बहुत डीप नहीं जाते हैं क्योंकि वो साइकोलॉजी पढ़ रहे लोगों के लिए स्पेशल है। साइकोलॉजी हमारे स्टडी का एक पार्ट होता है जिसको हमें समझना, ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन नेचर को समझने के लिए हम साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में तो इसके अलावा और किन किन विषयों को समाज कार्य छूता है? इसके अलावा आप कहेंगे सोशल पॉलिसी, जो हमारे देश में पॉलिसीज निर्माण की जाती है सोशल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो पार्ट है जिसको कहते हैं कि एक सतत विकास। देश में जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो हमारे देश में जो पिछड़े तबके हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको पता चल सके कि हम भी इस देश के वासी हैं और क्या क्या जो जरूरतों से हम जूझ रहे हैं वो हमारे लिए सरकार प्रोवाइड करा रही है। क्योंकि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है और बहुत सारी चीजों की सुविधाएं देता रहा है, लेकिन कई बार जागरूकता नहीं होने के कारण पॉलिसीज नीडी लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है। पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बन रहे हैं तो उनके बीच में एक पुल का काम करना सोशल वर्कर का काम होता है कि पॉलिसीज बने, समाज की जरूरतों को पढ़ते और समझते हुए ऐसे प्रपोजल सरकार तक पहुंचाने वाला आदमी होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड सोशल वर्कर रहेगा। वो इन चीजों को और अच्छे से समझते हुए चीजों को पहुंचाएगा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर बैठे हैं, जहां से पॉलिसीज इंप्लीमेंट होकर के ग्रास रूट लेवल पे आती हैं, वहां भी जब मेन इशू यहां से ऊपर तक जाएगी तभी तो ऊपर से वो चीजें बन के नीचे तक पहुंच पाएंगी। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि पॉलिसी प्लानिंग में भी इसका जानकारी, सोशल वर्कर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसके बहुत सारे मतलब स्टेप्स बनाए गए हैं। पॉलिसी बनने का तरीका क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल क्या है, कई सारे मॉडल्स के थ्रू को पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि पहले छोटे लेवल पर अप्लाई किया, फिर उससे बड़े लेवल पर अप्लाई किया, फिर नेशनल लेवल पर अप्लाई किया, तभी उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे कुछ ब्लॉक्स लिए जाते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लिए जाते हैं, उनमें आजमाया जाता है पहले उस योजना को कि उसका असर कैसा होगा। बिल्कुल जी। तो गरिमा जी बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रही हैं। मुझे लगता है कि कुछ और अगर आप बताएं कि और किन किन विषयों को समाज कार्य छूता है और उसमें से क्या क्या चीजें आती हैं। बेसिकली मैं विषयों को छूते हुए मैं एक और बात कहना चाहूंगी। जो समाज कार्य में नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो भी नेट के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि सोशल वर्क का पेपर, चूंकि पहले का पैटर्न अलग था और अब का पैटर्न बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम 2 ही पेपर देते हैं नेट क्वालिफाई करने के लिए, एक तो जनरल और दूसरा सब्जेक्ट का। जो सोशल वर्क सब्जेक्ट की बात आती है तो बहुत ही क्रिस्प क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बड़े लोग कहते हैं ना मैम कि इस बार क्वेश्चन बड़ा हार्ड था, इस बार क्वेश्चन बड़ा इजी था, या ये क्वेश्चन ना अभी जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत उलझन वाले थे। तो अभी का जो पैटर्न चल रहा है ना वो बहुत उलझनों वाला चल रहा है। क्योंकि इतना चीजें इजी हो जाने से ना फिर उस चीज की वैल्यू कम होती है। तो उसको इस तरह से बनाया गया है अब पेपर के पैटर्न को कि लोग दिमाग इस्तेमाल करें, रट रट के जाके एग्जाम ना दें। थोड़ा तो ऑन द स्पॉट अपना दिमाग लगाएं कि आंसर्स में ऑप्शंस, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को इतने मिलते मिलते ऑप्शंस होते हैं, या कई बारी चीजें होती हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो हम जल्दीबाजी में कौन सा है देखकर बिल्कुल सही कहा आपने। और अक्सर ये होता है।
तो इसलिए जरूरी है कि एकाग्र रहें, रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, थ्रो आउट पढ़ने की जरूरत है। जो भी स्टडी मटेरियल आप लेके बैठते हो पढ़ने के लिए, पेन या पेंसिल लेके बैठें, अंडरलाइन करें मेन पॉइंट्स को, और बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। दिमाग में ही वो रहेगा और आप उसी समय, आपके केस वर्क से सवाल है, आपके ग्रुप वर्क के सवाल है, आपके पॉलिसी से सवाल है या साइकोलॉजी से सवाल है, जरूर पूछे जाएंगे। अब साइकोलॉजी से किस तरीके के सवाल उठ के आ सकते हैं कि जैसे लर्निंग है, सीखना, अधिगमन, इसकी थ्योरी किसने दी? बहुत सारे लोगों ने दी है। कई बार ईस्वी दे के पूछ देंगे, इस सन में इन्होंने दी है या इस सन में किसने दी है, या कोई थ्योरी इनके द्वारा दी गई है, कि ये थ्योरी किनके द्वारा नहीं दी गई है। कई बार एक लर्निंग की थ्योरी 4 साइकोलॉजिस्ट ने दे रखी होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा यही सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ें और जरूर थोड़ा करंट अफेयर्स की तरफ ध्यान दें, क्योंकि समाज कार्य सिर्फ बुक में सिमटा हुआ विषय नहीं है। समाज कार्य आपके आसपास के सराउंडिंग है, जो आप समझते हो, जो आप सोचते हो, जो ऑब्जर्व करते हो, कल पेपर में क्या रहा, आपकी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, उन सब से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी डिजास्टर का समय पिछले साल भर पहले बीता है हमारा, और शायद अभी भी हम कुछ उस स्टेप्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हो जाता है कि माइंड को एकदम शार्प रखते हुए कोविड से रिलेटेड चीजें हैं, करंट चीजें हैं, आपको समाज कार्य से जोड़ के आ सकता है पेपर। तो वैसे मुद्दों को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जी हाँ। तो आपने जैसे कहा कि ये कोई विषय में सिमटा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका ऑब्वियस है कि उस तरह से किताबें भी इसकी बहुत ज्यादा नहीं होंगी। तो किन किताबों को, किन राइटर्स को आप सजेस्ट करेंगी हमारे लर्नर्स के लिए? राइटर्स की जहां तक बात आती है मैम, तो जहां हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात है, क्योंकि हमारा एरिया हिंदी भाषी क्षेत्र ज्यादा है, तो इसके लिए मैं कहूंगी कि प्रोफेसर बालेश्वर पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक है समाज कार्य, वो ऑप्ट कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, चाहे वो फ्लिपकार्ट पर या अमेजन पर, जहां भी देखें, हिंदी मीडियम में। और लेबर वेलफेयर से रिलेटेड वो भी उनके द्वारा लिखी गई किताब है हिंदी के लिए। बाकी आपके इग्नू के स्टडी मटेरियल्स तो बाद में, हमारे यहाँ के स्टडी मटेरियल्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टडी मटेरियल्स हैं, उसको भी वो लाइन बाय लाइन पढ़े, अंडरलाइन करके। मैं बार बार इस चीज को बोलूंगी कि पेन या पेंसिल लेके जरूर बैठा करें, ताकि पॉइंट नोट कर सकें। वो पॉइंट आपका आंसर हो सकता है, लेकिन उसके आसपास किस तरीके के सवाल घूम के आएंगे ये आप नहीं जानते हो। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उस पर ध्यान दें, मेन पॉइंट पर। जी हाँ। तो चलते चलते कुछ और किताबें, कुछ और पढ़ने के तरीके, नोट्स बनाना कितना जरूरी है? आपने कहा कि पॉइंट आउट तो करें किताब में, लेकिन क्या कॉपी में भी उन चीजों को लिखें? क्या विस्तार से लिखने की जरूरत है या केवल पॉइंट्स बना के लिखें? मैम देखिए, कैसा है कि एक समय था आज से 10 साल पहले कि जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे, उस समय में लोग बड़े बड़े आंसर्स लिखा करते थे। मैंने खुद उसी एग्जाम में तैयारी करके और नेट जेआरएफ निकाला था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब तो शायद उतनी मेहनत की जरूरत उस तरीके की नहीं रह गई कि उतना रटो और उतना लिखो और उतना याद भी करो। लेकिन हाँ, इस समय ये जरूर कहना चाहूंगी कि यू मस्ट हैव टू बी वेरी अटेंटिव। जो पढ़ें एकाग्रता से पढ़ें। और सोशल वर्क विषय के लिए मैं मैगजीन्स भी कुरुक्षेत्र और योजना आती है, जरूर उसको प्रीफर करें। वो सिर्फ इसी एग्जाम नेट के लिए ही नहीं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी हेल्प करता है, और वो नेट में भी बहुत हेल्प होगा, क्योंकि समसामयिक विषयों से मिलती जुलती चीजें उसमें आती है। समाज कार्य हमेशा समसामयिक विषयों पर भी काम करता रहा है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इन बुक्स को भी हम प्रेफर करें। और जो मैंने हिंदी की बुक्स बताई, स्टडी मटेरियल की बात आती है तो स्टडी मटेरियल का तो अथाह सागर है। आप जहां ऑथेंटिक वेबसाइट विजिट करें, जे स्टोर है, आप शोध गंगा है जहां थीसिस मिलती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो तो आपके ऊपर है जहां से भी स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सके। मैंने 2-4 एक रेफरेंस दिया कि आप यहां से और अच्छी चीजें पा सकते हैं। जी हाँ। तो चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहें तमाम लर्नर्स के लिए कि कितना घंटा पढ़ाई करें? अब तो जल्दी एग्जाम ही आने वाले हैं। जी हाँ मैम, बिल्कुल एग्जाम आने वाले हैं और कोई टेंशन ना लें। जैसे सभी से हमेशा कहा जाता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्टिव रहें, एकाग्र रहें, यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट वाइज तैयारी करें, और जो भी पढ़ें उस पढ़ने में रेगुलरिटी जरूर बनाए रखें, एग्जाम तक या एग्जाम के बाद भी। क्योंकि कई बार एक बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, कई बार
1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो वो चीजें मन में ना बनी रहे कि मैंने काश 1 घंटा उस दिन और पढ़ा होता। तो कभी भी इस चीज के लिए मन में अफसोस ना रखें, कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखें जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए, और रेगुलरिटी लक्ष्य हासिल होने के बाद भी लाइफ की बनी रहनी चाहिए, और पढ़ाई के लिए तो स्पेशली। क्या बात है, क्या बात है। तो गरिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि कैसे हमें तैयारी करनी है। और अंत में चलते चलते जो आप बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि पढ़ने की जो आदत है वो हमेशा जिंदगी में बनाए रखें। तो गरिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुनीता मैम जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी यूजीसी नेट श्रृंखला में विशेषज्ञों से बात, और आज हमने सोशल वर्क पर बातचीत की। डॉक्टर गरिमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी हैं, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।